उदाहरण 3 है, संख्या रेखा पर रूट 2 यानी कि वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारण कीजिए, निरूपित कीजिए, मतलब कि दिखाना है संख्या रेखा पर। AK भारती ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं गणित की संख्या पद्धति का उदाहरण नंबर 3, संख्या रेखा पर रूट 2 का स्थान निर्धारण कीजिए। स्थान निर्धारण कीजिए मतलब क्या? निरूपित कीजिए, मतलब कि दिखाइए रूट 2 का स्थान। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं उत्तर। सबसे पहले आप स्केल की सहायता से एक रेखा खींच लीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पर खींच ली। इसको बराबर भागों में बांट दीजिएगा। 4, 5, 6 बराबर भागों में बांटने के बाद 0 लिख देंगे एक जगह। उसके बाद 0 की बायां साइड की संख्या क्या हो जाती है? माइनस में, तो -1, -2, -3, -4। इधर की संख्या धनात्मक होती है, तो इधर 1, 2, 3, 4 और 5 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? देखिए 0 से 1 के बीच 1 सेंटीमीटर की दूरी है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर और ऊपर खींच देंगे। क्या करेंगे? ऊपर खींच देंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर खींचने के बाद ये बिंदु कहलाए क्या? A, और इसको कहेंगे हम लोग B। अब A और 0 को हम लोग क्या करते हैं? मिला देते हैं। A और 0 को मिला दीजिए। AB की दूरी कितनी थी? 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1। अब उसके बाद कंपास की सहायता से 0 और A के बीच की दूरी, 0 और A के बीच की दूरी को माप कर यहाँ से, अब यहाँ से एक क्या करना है? चाप खींच देना है नीचे की ओर। नीचे की ओर चाप खींच देंगे। जिस बिंदु पर संख्या रेखा को यहाँ पर कट करती है, इस जगह, तो इस जगह का मान क्या है? रूट 2। तो इसे क्या कहेंगे? रूट 2। अतः यह क्या है? संख्या रेखा पर रूट 2 का स्थान निर्धारण हो गया। चलिए उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। वास्तविक संख्या रेखा पर रूट 3 का स्थान निर्धारण कीजिए। इसका भी हम लोग उसी तरह करेंगे। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले संख्या रेखा खींच लेंगे। संख्या रेखा खींच लिए, इसको फिर बराबर भागों में बांट लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको जितना हो सुविधा उतना खींच लीजिएगा। उसके बाद फिर बीच वाले को हमने 0 मान लिया, और उसके बाद बायां साइड इसको -1 से -2, -3, -4। उसके बाद दाहिना साइड +1 होता है, तो +1, +2, +3, +4। इसको भी क्या करेंगे? 0 से 1 के बीच की जो दूरी है 1 सेंटीमीटर, उसके बराबर ही 1 सेंटीमीटर कहाँ से? 1 से ऊपर की ओर खींच देंगे। 1 से ऊपर की ओर खींच दीजिए। उसके बाद फिर इसको भी मिला दीजिए यहाँ से यहाँ तक। इस बिंदु का नाम रख दिया हम लोगों ने, फिर से A रखा, इसको फिर क्या रखा? B। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से बिठाकर इसको चाप खींच लेंगे इसी तरह। मेरा मापा हुआ था, आप माप लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक ये कितनी तक की दूरी आएगी? रूट 2 तक का। अब यहाँ से क्या कीजिएगा? यहाँ से ठीक 90 डिग्री का कोण बना के 1 सेंटीमीटर और लंबाई इधर खींच दीजिएगा। कैसे? देखिए यहाँ जो चाप खींचे थे, यहाँ जो नीचे, इसी के जस्ट ऊपर से खींचिएगा 1 सेंटीमीटर की दूरी। देख लीजिए आप अच्छे तरीके से 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक खींच दें। उसके बाद 0 से और यहाँ इस बिंदु तक हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे। यहाँ तक यहाँ से मिला दीजिए। मिला दिए। इस बिंदु को हम लोग D से दिखाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? 0 से D तक की बिंदु को माप कर यहाँ से हम लोग एक चाप खींच देते हैं, यहाँ से इधर घुमा देते हैं इस साइड की ओर। ये घूम गया यहाँ से यहाँ तक। अब जो इस जगह बिंदु मिला, हमें रेखा को प्रतिच्छेद किया, इसी की दूरी कितनी है? रूट 3। तो यहाँ से आप इसे दिखा दीजिएगा ऐसे करके, रूट 3 हो गया ये। इसकी कितनी दूरी थी? 1। इसका कितना ले लिए? फिर 1। अब देखिए ये 1 था। यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखिए। आप आगे चल के पढ़ेंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? लंब का स्क्वायर। क्या? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसके होता है? कर्ण के स्क्वायर का। पाइथागोरस एक प्रमेय, इसको आप पढ़िएगा। तो यहाँ लंब क्या हो जाएगा? देखिए लंब जो 90 डिग्री कोण बनाता है, तो ना लंब कितना हो गया? 1 का स्क्वायर, और आधार क्या है? ये आधार जो लेटा हुआ है उसे आधार कहते हैं। कितनी इसकी लंबाई है? 1 सेंटीमीटर। देखिए 1 और 1 कितना हो गया? 1 + 1 बराबर 2। और इधर क्या था? कर्ण का स्क्वायर था। कर्ण का स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। उसके बाद क्या? कर्ण। अब देखिए
स्क्वायर था इधर, तो इधर चला जाएगा तो ये रूट में चला जाएगा, इधर चला जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा, तो कर्ण बराबर √2। तो इसका मान क्या हो जाएगा? √2। इसका मान क्या हो जाएगा? √2। देखिए जब भी इस तरह का सवाल रहे 3 का स्क्वायर तो इधर चला जाएगा, 2 में है, और 3 बराबर हम लोग क्या हो जाएगा? ये √2। स्क्वायर में इधर वर्ग में रहेगा तो इधर चला जाएगा क्या? वर्गमूल में हो जाएगा ये, जिसमें x² लिख लेते हैं। क्या x² है, उसको अगर इधर 4 लिखा हुआ है तो अगर x का वर्ग है, x का वर्ग, तो x का वर्ग बराबर हम लोग लिख सकते हैं वर्गमूल 4 इस तरह, तो x बराबर 2 इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। प्रश्नावली 1.2 पहला नंबर सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला नंबर सवाल है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका कथन क्या है? सत्य, क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है ना। देखिए वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या है कि सभी अपरिमेय और सभी परिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या कहलाती है। तो प्रत्येक मतलब कि सभी अपरिमेय संख्या क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी। तो इसका कथन क्या हो जाएगा? सत्य। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है तो इसका उत्तर क्या हो गया? असत्य, क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्याओं का दर्शाया जाता है। देखिए संख्या रेखा पर हम लोग क्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को दर्शाते हैं, और √m क्या हो गया? √m के रूप में मान लीजिए वर्गमूल इसको भी बोलते हैं हम लोग, मान लीजिए -4m है, माइनस वर्गमूल 4m। तो आप इसको किस तरह दिखाइएगा? ये तो इमेजिनरी पार्ट हो जाता है, आप पढ़ेंगे ये तो इमेजिनरी हो जाता है, इसको इमेजिनरी, और ये रूट से निकलता है तो क्या लिख निकलता है? √4i, और संख्या रेखा में तो √4i नहीं होता है। चलिए तीसरा नंबर है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या होती है। हमने आपको परिभाषा बताया भी था कि वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होती है, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, नहीं हो सकती है। इसलिए इसका कथन क्या है? असत्य है। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। जो एक परिमेय संख्या है, इसका हम लोग को उदाहरण देना है। तो नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, क्योंकि देखिए उदाहरण √4 बराबर 2। देखिए √1 बराबर तो 1 हो जाता है, √2 बराबर √2, ये अपरिमेय संख्या तो हो गई। √3 ये भी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि वर्गमूल 3 तो निकलेगा नहीं, तो वर्गमूल 4 का निकल जाएगा कितना? 2। तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या हम लोग लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि 2 के बीच नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या हो गई। तो देखिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होती, तो इसका कथन क्या हो गया? नहीं होती। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ 4 एक धनात्मक पूर्णांक है। 4 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, जिसका वर्गमूल 2 है। इसका वर्गमूल निकाले तो कितना है? 2 है, जो कि एक परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या है क्योंकि 2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। नंबर सवाल है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसको भी हम लोग इसी तरह बनाएंगे। सबसे पहले स्केल की सहायता से संख्या रेखा खींच लेंगे। यहाँ खींच लीजिए, संख्या रेखा खींच लें। इसको भी बराबर भागों में बांट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्या रेखा में बांट दिए। इसके बाद एक जगह हम लोग 0 मान लेंगे। उस 0 के बाएं साइड क्या हो जाती है? ऋणात्मक संख्या, तो ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 -5 इधर चलते चला जाएगा। उसके बाद इधर क्या हो जाती है? धनात्मक संख्या, तो धनात्मक में क्या? 1 2 3 4 5 इसी तरह ये भी चलता चला जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? 0 से 1 के बीच में कितनी दूरी है?
1 सेंटीमीटर फिर क्या करेंगे, ऊपर खींच लेंगे। जिस तरह पहले किए थे बिल्कुल उसी तरह करते चलते जाना है। यहाँ से यहाँ खींच लिए, उसके बाद यहाँ इस बिंदु को हम लोगों ने ए मान लिया, इस बिंदु को बी मान लिया। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर बिठाएं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोगों ने चाप की सहायता से काट लिया। चाप की सहायता से काट लिया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से यहाँ, देखिए ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर जस्ट चाप के जस्ट ऊपर से हम लोग 1 सेंटीमीटर की और दूरी खींचेंगे। खींच दिए और इस बिंदु को हम लोगों ने क्या मान लिया, फिर सी मान लिया। बार अब सी और शून्य को मिला दिए, सी और शून्य को मिला दिए। देखिए एक था, एक और ये कितना निकल गया, √2। अब फिर से यहाँ पर सी और शून्य और सी से हम लोग एक क्या करेंगे, चाप खींच देंगे। यहाँ से आप चाप खींच दीजिए। ये कितना तक की दूरी निकल गई, √3 का। ये कितना तक की दूरी था, √3 का। अब उसी तरह हम लोग √4 निकालेंगे, उसके बाद √5 निकल जाएगा। तो √4 का भी क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक की एकदम इससे ऊपर जस्ट 1 सेंटीमीटर की दूरी लंबाई खींच देंगे, यहाँ से यहाँ तक की। इस बिंदु को हम लोगों ने क्या मान लिया, इसको मान लेते हैं हम डी मान लिया। बार फिर डी को ओ से मिला देते हैं, ओ से मिला, शून्य से यानी कि मिला दिए। अब शून्य से और डी के बीच जो दूरी है उससे क्या करेंगे, एक चाप खींच देते हैं। देखिए ये चाप खींचे कहाँ तक चला गया, 2 के बीच ही चला गया। तो देखिए √4 इसकी दूरी कितने तक की दूरी निकल गया था, √4। तो √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। तो यहाँ तक की 2 तक की दूरी निकल गई, 2 सेंटीमीटर तक की। उसी तरह आप क्या करेंगे, √5 निकालने के लिए 1 सेंटीमीटर इधर और बढ़ा देंगे। जस्ट इसके ऊपर से खींचिएगा, देखिए ऊपर खींच रहे हैं तो ये नीचे धीरे धीरे चलते चला जा रहा है। देखिए √5 यहाँ 1 सेंटीमीटर और बढ़ गया। इस बिंदु को क्या मान लिया हम लोगों ने, ई मान लिए और ई से और शून्य तक को फिर से मिला देते हैं। ई और शून्य को फिर से मिला देते हैं, मिला दिए। उसके बाद शून्य और ई के बीच में जितनी दूरी है उससे चाप खींच लिए। फिर क्या किया, चाप खींच लिए। देखिए जो चाप यहाँ पर निकला उसको, इस बिंदु को क्या मान लिया हम लोगों ने, इसको एफ माने और इसकी संख्या रेखा निर्धारण क्या हुई, √5। तो इसका संख्या रेखा निर्धारण हो गया √5।